मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए आइसोलेशन कि हम डीएनए को डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेस से कैसे आइसोलेट करते हैं। तो डीएनए आइसोलेशन हम बोलते किसको हैं? जब भी हम किसी सैंपल से डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं, उसके लिए चाहे हम फिजिकल या केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए आइसोलेशन। तो डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रेडरिच मिक्सचर ने 1869 के अंदर। तो डीएनए आइसोलेट करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ये डिपेंड करता है आपका कि आपका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कितना पुराना है, कितना एज डिपेंड करती है, और उस सैंपल का साइज जो है वो कैसा है। तो जनरली हम देखें तो डीएनए को एम टू सेपरेट डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल फ्रॉम अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। तो जनरली जो एम होता है डीएनए को सेपरेट करने का, वो कहां से सेपरेट किया जाता है? सेल के न्यूक्लियस से, या जितने भी अदर सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, या हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो डीएनए आइसोलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जेनेटिक एनालिसिस अगर करनी है तो उसके लिए डीएनए जो है आइसोलेट करने की जरूरत पड़ती है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं साइंटिफिक, मेडिकल और फोरेंसिक पर्पस के लिए किया जाता है। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद साइंटिस्ट डीएनए का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन में। जैसे अगर डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है किसी सेल में, या किसी एनिमल में, या किसी प्लांट में, या इसको इस्तेमाल करना है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस इन मेडिसिन, तो वहां भी साइंटिस्ट जो है डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरी साइड की हम बात करें, जैसे फोरेंसिक साइंस है, फोरेंसिक साइंस जो है इसको क्यों जरूरत होती है डीएनए को रिकवर करने के लिए? क्योंकि इसने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है किसी इंडिविजुअल की। अब किसी इंडिविजुअल जैसे रेपिस्ट हैं, पैटी थीव्स हैं, एक्सीडेंट या वार विक्टिम्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फोरेंसिक साइंस को डीएनए को रिकवर करने की जरूरत पड़ती है। या कभी कभी पैटर्निटी डिटर्मिनेशन है, ऐसा मसला आ जाता है जहां पेरेंटल डिस्प्यूट हो जाती है दो फैमिली के बीच में कि एक बच्चा होता है कि ये बच्चा किसका है, क्या ये एक फैमिली का है या दूसरी फैमिली का है। तो उस चीज को, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी किसका जरूरत पड़ती है? डीएनए की। या प्लांट और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आपको डीएनए आइसोलेट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इसी डीएनए में बहुत सारी प्रोटीन्स, जो मिक्सचर, जो सैंपल है डीएनए का, उसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड या बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट हो, तो जो हम डीएनए एनालिसिस मेथड इस्तेमाल करते हैं डीएनए के एनालिसिस के लिए, तो वो ये चीजें जो है ये इंटरफेयर करती हैं डीएनए प्रिपरेशन में। तो इसका मतलब, इसकी वजह से क्या होता है कि जो डीएनए की क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और इसकी जो स्टोरेज लाइफ है कि कितने देर तक हम डीएनए को स्टोर करके रख सकते हैं, वो क्या हो जाती है? वो शॉर्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें डीएनए की आइसोलेट करने की जरूरत पड़ती है। अब सोर्सेज हैं कि हम कहां कहां से डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। तो सोर्सेज फॉर डीएनए आइसोलेशन जो है वो डाइवर्स है। तो बेसिकली इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम एनी लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इसको जो डीएनए है वो आइसोलेट किया जाता है किसी लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म से। अगर हम कॉमन सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास होल ब्लड है, हेयर है, स्पर्म है, बोन्स हैं, नेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ब्लड स्टेन्स हैं, कहीं सलीवा है, बक्कल स्वैब्स या जिसको चीक स्वैब्स बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, यूरिन पेपर कार्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता है सैंपल की कलेक्शन, यूरिन है, पेपर कार्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता है सैंपल की कलेक्शन के लिए, बैक्टीरिया है, एनिमल टिश्यू या प्लांट्स। ये कॉमन सोर्सेस हैं जहां से हम डीएनए जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। स्टोर्ड सैंपल्स हैं जैसे कैन कम फ्रॉम आर्क्यू टिश्यू सैंपल्स हैं,
फ्रोजन ब्लड या टिश्यू है, एक्सियूम्ड बोन्स हैं जो बरीड होती हैं जमीन के अंदर, या टिश्यूज हैं, एंशियंट ह्यूमन, एनिमल या प्लांट के अगर सैंपल्स हैं तो वहां से भी हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है, कैसे हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर स्टेप्स। पहला है कि हम सेल एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। दूसरा है कि जो सेल एक्सट्रैक्ट से हमने डीएनए निकाला, प्रिपेयर किया, उसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करनी है। कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल्स और मेजरमेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। तो अगर हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट जो है वो किसी टिश्यू या सेल से एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब डीएनए हमने किसी टिश्यू या सेल से एक्सट्रैक्ट करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो सेल्स को सबसे पहले क्या करना है, सेपरेट करना है और सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिसरप्ट करना है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है उसको तोड़ना है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रैक्शन बफर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, केमिकल्स है। एक्सट्रैक्शन बफर में हम केमिकल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम EDTA बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएस्टेट। ये क्या करता है कि ये रिमूव कर देता है मैग्नीशियम आयंस को। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम आयन जो है वो एसेंशियल है कि सेल मेम्ब्रेन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो जब तक मैग्नीशियम आयंस उस सेल में प्रेजेंट हैं तो वो सेल वॉल जो है या सेल मेम्ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखेंगे। तो जैसे ही EDTA इसको मैग्नीशियम आयंस को रिमूव कर देगा तो इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो आसानी के साथ डिसरप्ट हो जाएगी। उसके बाद एक्सट्रैक्शन पेपर में हम दूसरा केमिकल इस्तेमाल करते हैं SDS, जिसको हम सोडियम डोडेशियल सल्फेट बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये डिसरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन बाय ये क्या करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट होती हैं ये इसको क्या कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के उनको रिमूव कर देता है और इंक्लूड इन द एक्सट्रैक्शन। और इनका इस्तेमाल तो एक्सट्रैक्शन बफर में हम EDTA और SDS का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सेल मेम्ब्रेन को तोड़ें और वहां से डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो अब जो ये लाइजर सेल है, लाइजर सेल हो गया कि अब जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसकी टूट गई है और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिक्स अप हो गए हैं एक किस्म के। तो फाइनल स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट इज रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सेल डेब्रिज। तो फाइनल स्टेप क्या होता है कि अब जितने भी इनसॉल्युबल सेल डेब्रिज हैं उनको रिमूव करना होता है। सेल डेब्रिज और जो जितनी भी पार्शली डाइजेस्टेड ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा कि सेल एक्सट्रैक्ट जो है वो क्लियर सुपरनेटेंट हमारे सामने ऊपर आएगा और जितनी भी सेल डेब्रीज और डाइजेस्टेड ऑर्गेनेल्स होंगी वो पैलेट मतलब नीचे बॉटम पे बैठ जाएंगे, तो जहां से हम उस सुपरनेटेंट को अलग कर सकते हैं। यह है प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। मतलब मान लीजिए ये एक हमारा सेल है तो यहाँ पे सेल लाइसिस होगी, हम इस सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करेंगे। ये सेल एक्सट्रैक्ट हो गया, ये मेम्ब्रेन इसकी जो है वो टूट चुकी है, ब्रेक डाउन हो चुकी है और ये सेल एक्सट्रैक्ट यहाँ सामने आया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं हम, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में ये सेल एक्सट्रैक्ट है, तो यहाँ जैसे ही हम एक ट्यूब में इसको डाल के सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद ऊपर जितने भी हैं ये सेल, जितनी भी हमारी सेल डेब्रीज या पार्शली डाइजेस्टेड ऑर्गेनेल्स थी वो ये नीचे बैठ गई, पैलेट बन गया नीचे और सुपरनेटेंट में रह गया हमारा DNA, RNA और प्रोटीन। अब ये वाला एक्सट्रैक्ट हमें चाहिए। दूसरा स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट। अब जो DNA हमने कलेक्ट किया उस सेल एक्सट्रैक्ट से उसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे। इन एडिशन टू DNA द सेल एक्सट्रैक्ट विल कंटेन significant quantities of detergents, proteins, salts and reagents using during cell lysis step and RNA। कहता है अब इस सैंपल में हमारे पास जो सुपरनेटेंट आ गया, जो सेल एक्सट्रैक्ट से हमने अलग किया, तो उसमें डीएनए के अलावा बहुत सारी सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज किसकी होगी, डिटर्जेंट की, जो हम इस्तेमाल करते हैं डिश वॉशिंग एजेंट, उसमें प्रोटीन्स उसमें होंगी, साल्ट्स होंगे, रीएजेंट्स होंगे जिनको हमने इस्तेमाल किया सेल लाइसिस के लिए और आरएनए उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब इसके लिए वैरायटी ऑफ प्रोसीजर जो है हम इस्तेमाल करते हैं इन कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए।
ताकि हमारे पास डीएनए प्योर फॉर्म में डीएनए हमारे पास निकल के सामने आए। तो मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, तो उसमें पहला है इथेनॉल प्रेसिपिटेशन, दूसरा है फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, तीसरे को हम बोलते हैं मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन। तो इथेनॉल प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इथेनॉल प्रेसिपिटेशन यूजुअली हम यूज करते हैं आइस कोल्ड इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है डीएनए जो है इनसॉल्युबल है इन अल्कोहल्स के अंदर, तो ये क्या करेगा, डीएनए को एक जगह इकट्ठा करेगा गिविंग अ पैलेट अपॉन सेंट्रीफ्यूगेशन, की जब हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो पैलेट मतलब नीचे ये रह जाएगा खाली एग्रीगेट होके डीएनए। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए इज इंप्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ यूजिंग यूजुअली बाय एडिंग सोडियम एसिटेट। कहता है जो डीएनए की प्रिपरेशन है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं कि हम आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। उस आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे सोडियम एसिटेट का इस्तेमाल यहाँ पे। उसके बाद है फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन इन विच फिनोल डिनेचर्स प्रोटीन इन द सैंपल। तो ये क्या करता है कि ये सैंपल में फिनोल जो है प्रोटीन्स को डीनेचर कर लेता है, मतलब प्रोटीन्स की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको खत्म कर लेता है। After centrifugation of sample, denatured proteins stay in the organic phase while aqueous phase containing nucleic acid is mixed with the chloroform that removes phenol residue from the solution. तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगी सैंपल की, जितनी भी डीनेचर्ड प्रोटीन्स हैं वो ऑर्गेनिक फेज में रहेंगी और जितना भी हमारा न्यूक्लिक एसिड है जो मिक्स है क्लोरोफॉर्म के साथ वो किस फेज में रहेगा, एक्वस फेज में रहेगा। अब ये क्लोरोफॉर्म क्या करेगी कि ये फिनोल रेजिड्यूज को सॉल्यूशन से रिमूव कर देगी। थर्ड है हमारा मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन। मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन दैट रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट न्यूक्लिक एसिड में बाइंड adsorption to the solid phase silica rather depending on the pH and salt concentration of the pulver। कहता है मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन जो है रिलाई होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो बाइंड हो जाएगा किसी सॉलिड फेज सिलिका सरफेस के साथ डिपेंडिंग अपॉन कि उसका पीएच और सॉल्ट कंसंट्रेशन बफर की कैसी है, उस बुनियाद पे वो जो है इसके साथ जो है सॉलिड फेज के साथ न्यूक्लिक एसिड जो है वो बाइंड हो जाता है। ये प्यूरिफिकेशन है बेसिक स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए फ्रॉम कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल कल्चर है, यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तो ये सेल्स के पैलेट्स यहाँ जमा हो रहे हैं और ये सुपरनेटेंट पीछे है। तो ये हमारे पास सेल एक्सट्रैक्ट आ गया, हमने सेल जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है इसमें आगे द सेल्स आर रिमूव्ड एंड ब्रोकन टू गिव अ सेल एक्सट्रैक्ट। अब सेल जो है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो टोटली टूट चुकी है, खाली इसमें क्या रह गया है, ब्रोकन जो सेल है, जितने भी सेल जो ब्रोकन है एक्सट्रैक्ट उसका सेल का वो यहाँ पे रह गया है। अब यहाँ पे डीएनए इज प्यूरिफाइड फ्रॉम द सेल। इन सेल एक्सट्रैक्ट में से अब हमने यहाँ पे डीएनए को प्यूरिफाई किया और यहाँ पे डीएनए की कंसंट्रेशन हम कर रहे हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल्स, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो मेथड यूज होता है कंसंट्रेशन डीएनए की कंसंट्रेशन के लिए वो है इथेनॉल प्रिपरेशन प्रेसिपिटेशन। अब क्या होता है कि जब साल्ट की प्रेजेंस में या टेम्परेचर हम जो -20°C या उससे कम रखते हैं तो एब्सोल्यूट एथेनॉल जो है वो विल एफिशिएंटली प्रेसिपिटेट पॉलीमेरिक एसिड। प्रेसिपिटेट हो गया वो एक जगह पॉलीमेरिक एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड को डिपॉजिट अच्छी तरह से कर लेता है। तो जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ डीएनए, एक जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है डीएनए, वन कैन यूज अ ग्लास रॉड टू पुल आउट द एडहेरिंग डीएनए स्ट्रेन्स। तो कहता है इसके लिए हम यूज करते हैं कि जो डीएनए स्ट्रेन्स है उनको पुल आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्लास रॉड का। तो ग्लास रॉड पे वो डीएनए स्ट्रेन जो है वो उसके ऊपर आ जाती हैं। वाइल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस प्रेसिपिटेटेड डीएनए कैन बी कलेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस प्रेसिपिटेटेड डीएनए है जिसमें सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है अभी भी, तो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं उसकी दोबारा से सेंट्रीफ्यूगेशन करके और उसको रीडिजॉल्विंग इन अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ वाटर में उसको रीडिजॉल्व हम करके और उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। यह है डीएनए एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे सेल जो है लाइज्ड हो गए हैं जिसमें हम डिटर्जेंट यूजिंग अ डिटर्जेंट दैट डिस्टर्ब, जिसने डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, डिसरप्ट कर दिया है। Cell contents are treated with protease to destroy protein, RNase to destroy RNA। अब हम इसमें यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटीएस एंजाइम का। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और आरएनएस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे जो आरएनए को डिस्ट्रॉय कर लेगा।
Cell debris is pelleted in a centrifuge. The supernatant liquid containing DNA is transferred to a clean tube. तो यहाँ पे जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जितनी भी सेल डेब्रीज हैं ये रेड कलर में, तो ये क्या हो जाएंगी, ये पैलेट हो जाएंगी, बॉटम पे सेटल हो जाएंगी और ऊपर हमारे पास सुपरनेटेंट रहेगा जिसमें खाली क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। अब हम इस सुपरनेटेंट को, डीएनए को ट्रांसफर करेंगे एक क्लीन ग्लास ट्यूब में। एक ट्यूब में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, साफ ट्यूब में। डीएनए इथेनॉल। अब डीएनए जो है प्रेसिपिटेशन क्या है, इथेनॉल का हमने इस्तेमाल किया। इट फॉर्म विस्कस स्ट्रेन दैट कैन बी स्पूल्ड ऑन अ ग्लास रॉड। तो यहाँ पे जब हमने इसमें ग्लास रॉड डाली तो ग्लास रॉड के ऊपर ये डीएनए की स्ट्रेन जो है ये बन के सामने आ रही है। ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन, कि डीएनए कंसंट्रेशन की जो प्योरिटी है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। डीएनए कंसेंट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोमेट्री का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय सोल्यूशन ऑफ डीएनए, कि जो सोल्यूशन है डीएनए का, कि कितने अमाउंट जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है सैंपल में कितना है। यूजुअली एब्जॉर्बेंस जो है मेजर की जाती है 260 नैनोमीटर पे। तो इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस जो है 1.0 करस्पॉन्ड्स टू, किसको करस्पॉन्ड करती है, 50 माइक्रोग्राम ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए पर मिलीलीटर। पर मिलीलीटर के लिए 50 माइक्रोग्राम जो है वो होता है, जो करस्पॉन्ड 1.0 एब्जॉर्बेंस पे करती है। जब हम प्योर सैंपल डीएनए की बात करते हैं तो रेशो जो है एब्जॉर्बेंसेस का 260 नैनोमीटर और 280 नैनोमीटर पे वो होना चाहिए, A260 अपॉन A280, एब्जॉर्बेंस 260 अपॉन 280 जो होता है 1:8 रेशो के बराबर। तो जब भी रेशो 1:8 से कम हो तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो कंटेमिनेटेड है, उसमें या तो प्रोटीन प्रेजेंट है या उसके अंदर फिनोल प्रेजेंट है। मतलब हमारा जो डीएनए प्रिपरेशन है वो अगर उसका रेशो 1:8 से कम आ जाए तो इसका मतलब हमारा डीएनए जो है वो कंप्लीटली प्यूरिफाई नहीं हुआ है। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ, अगर 1:8 या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन है। कंटेमिनेशन क्या हो सकती है, कि उसमें प्रोटीन हो सकती है, उसमें फिनोल हो सकता है। तो ये है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीएनए आइसोलेशन। जैसे यहां भी दिखाया गया है डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेज है, ब्लड है, ईस्ट सेल है, ये प्लांट सेल है, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया। तो इन से हम क्या कर सकते हैं, सैंपल जो है डीएनए आइसोलेट करने के लिए सैंपल हम ले सकते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, जैसे हम सेल्स सेपरेट करते हैं तो उनको जो सेल मेम्ब्रेन है उनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है बाय यूजिंग डिटर्जेंट्स या बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास सेल लाइजेट यहाँ पे बन के सामने आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ डीएनए बाइंडिंग रीजन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे प्यूरिफिकेशन के लिए, जिससे हमारा डीएनए जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा दोनों कंडीशंस में। तो ये थे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीएनए आइसोलेशन, कि हम डीएनए को डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेस से कैसे आइसोलेट करते हैं। थैंक यू।